हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 4 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 4 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज़ डिस्क्राइब्ड इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है किसका वर्णन किया गया है। तो देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है यह आपका मौलिक अधिकारों का वर्णन जो वो किया गया है। तो मौलिक अधिकार आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के भाग 3 को ही जो है यह आपके भारत का मैग्ना कार्टा भी जो वो कहा जाता है। और मौलिक अधिकार जो है ये आपके किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए, मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है ना, ये आपका अनुच्छेद 12 से 35 तक जो ये आपका वर्णन जो वो किया गया है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि संविधान के भाग 3 यानी अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है प्रत्येक नागरिक को 6 मौलिक अधिकार जो वो प्रदान किए गए हैं। अगर पूछा जाए कि मूल रूप से यानी जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो रहा था उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो देखिए मूल रूप से संविधान द्वारा जो है आपके 7 अधिकार जो वो प्रदान किए गए थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो आपका 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, जो कि आपका वर्ष 1978 में हुआ था, और इसे जो आपका संपत्ति के अधिकार को जो है आपके मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर जो है वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है ना, यह आपका कानूनी अधिकार है और इसे आपका अनुच्छेद 301 के तहत जो वो आपका रखा गया है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मौलिक अधिकार जो है ये आपके सभी नागरिकों के प्राकृतिक अधिकारों को सुरक्षित करता है। और मौलिक अधिकार के जो प्रावधान है ना, ये आपके यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से जो ये आपका लिया गया है। और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो देखिए, वर्तमान में जो 6 मौलिक अधिकार है, पहला आपका समानता का अधिकार है, और समानता का जो अधिकार है ये आपका अनुच्छेद 14 से 18 तक आ जाता है। सेकंड आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि आपका अनुच्छेद 19 से 22 तक आ जाता है। थर्ड आपका शोषण के खिलाफ अधिकार है, जो कि आपका अनुच्छेद 23 से 24 तक आ जाता है। फोर्थ आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि आपका अनुच्छेद 25 से 28 तक आ जाता है। फिफ्थ आपका सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है, जो कि आपका अनुच्छेद 29 से 30 तक आ जाता है। और सिक्स्थ आपका जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो कि आपका अनुच्छेद 32 में आ जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, ये तो हो गया आपका मौलिक अधिकार के बारे में। अगर आपसे फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछा जाए, तो देखिए मौलिक कर्तव्य का जो वर्णन है ना, ये आपका भाग 4A में किया गया है। वहीं अगर अनुच्छेद के बारे में पूछा जाए, तो देखिए मौलिक कर्तव्य का जो वर्णन है ना, ये आपका अनुच्छेद 51 के क्लोज ए में जो है इसका वर्णन जो वो किया गया है। और मौलिक कर्तव्य का जो है किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए, मौलिक कर्तव्य का जो प्रावधान है ना, ये आपके रूस देश के संविधान से जो वो लिया गया है। तो ये सारे पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का प्रावधान जो वो किया गया है। तो देखिए, यूपीएससी का जो प्रावधान है ना, ये आपके भाग 14 और अनुच्छेद 315 से 323 के बीच जो है इसका प्रावधान जो वो किया गया है। तो अनुच्छेद आपसे पूछा गया था, तो आर्टिकल 315 से 323 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि आगे के शिफ्टों में जो है आपके यूपीएससी के सभी आर्टिकल से प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि अनुच्छेद 315 के मुताबिक आपका ये कहा गया है कि संघ और राज्यों के लिए जो है अलग अलग लोक सेवा आयोग होंगे। ये जो आपका अनुच्छेद 315 में कहा गया है। अनुच्छेद 316 की बात कर ले तो इसमें आपका बताया गया है कि यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है ना, ये आपके राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ये आपका अनुच्छेद 316 में बताया गया है। यूपीएससी के सदस्य राष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकते हैं, ये जो आपका अनुच्छेद 317 में बताया गया है। इसके अलावा यूपीएससी के सदस्यों की संख्या और सेवा की शर्तें तय करना जो है ये आपका अनुच्छेद 318 में बताया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि लोक सेवा आयोगों को सालाना रिपोर्ट देनी होती है, ये जो आपका अनुच्छेद 323 में जो ये आपका बताया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि राज्य लोक सेवा आयोग को मेरिट सिस्टम का प्रहरी भी जो वो माना जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। और वर्तमान में जो है आपके यूपीएससी के जो है अध्यक्ष कौन है,
तो ये आपके प्रीति सूदन है। और प्रीति सूदन से पहले जो है यूपीएससी के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए प्रीति सूदन से पहले जो है आपके मनोज सोनी जो थे ना, ये आपके यूपीएससी के अध्यक्ष हैं और वर्तमान में यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं ये प्रीति सूदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि माइकल फैराडे ने किस वर्ष में विद्युत जनरेटर का आविष्कार जो वो किया था? तो देखिए माइकल फैराडे के द्वारा वर्ष 1831 में जो है विद्युत जनरेटर का आविष्कार जो वो किया गया था। तो वर्ष 1831 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका दुनिया का जो है पहला इलेक्ट्रिक जनरेटर भी था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए आगे के शिफ्ट में आपसे यहाँ से प्रश्न बनेगा, जैसे कि न्यूट्रॉन की जो खोज है ना, ये कब और किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए न्यूट्रॉन की जो खोज है ना, ये आपके जेम्स चैडविक के द्वारा वर्ष 1932 में जो वो किया गया था। प्रोटॉन की जो खोज है ना, ये किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए प्रोटॉन की जो खोज है ना, ये आपके अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा जो है वर्ष 1909 में जो वो किया गया था। वहीं अगर इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में पूछा जाए तो देखिए इलेक्ट्रॉन की जो खोज है ना, ये आपके जे थॉमसन के द्वारा वर्ष 1897 में जो वो किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वेयर द 1951 एशियन गेम्स हेल्ड, यानी 1951 का एशियन गेम्स जो है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पहला ही जो आपका एशियन गेम्स का जो पहला संस्करण है ना, ये आपका वर्ष 1951 में भारत के नई दिल्ली में जो है ये आपका आयोजन जो है वो किया गया था। तो नई दिल्ली आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एशियन गेम्स को ही जो है ये आपका एशियाड के रूप में भी जो वो जाना जाता है। और ये जो आपका प्रत्येक वर्ष जो है मैं आपको बता दूं कि एशियन गेम्स जो है ये आपके एशियाई खेल महासंघ के सदस्यों द्वारा प्रत्येक 4 साल के अंतराल पर जो है इसका आयोजन जो वो किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिए। तो ये तो हो गया आपका पहला संस्करण के बारे में। अगर वर्तमान संस्करण की बात कर ले तो देखिए 2022 में होना था चीन में, लेकिन आपका 2022 में ना होकर 2023 में इसका आयोजन किया गया था। और ये जो आपका कौन सा संस्करण रहा था 2023 का एशियन गेम्स का? तो ये आपका 19वां संस्करण रहा था। और ये जो आपका कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये आपका चीन के हांगझाऊ शहर में आयोजित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसमें भारत के द्वारा जो है 2023 एशियन गेम्स में भारत के द्वारा कितने पदक जीते गए थे? तो देखिए भारत के द्वारा टोटल आपके 107 पदक जीते गए थे, जिसमें 28 जो ये आपका गोल्ड मेडल, 38 जो ये आपका सिल्वर मेडल और 41 जो ये आपका ब्रॉन्ज मेडल जो वो जीता गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और 2023 एशियन गेम्स में भारत पदक तालिका में जो है ये आपका चौथे पायदान पे रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो आपका 2024 में जो आपका टोक्यो ओलंपिक हुआ है उसमें जो भारत के द्वारा है ना ये कितने मेडल जीते गए थे? तो इसमें आपके 6 मेडल जीते गए थे। और इसमें जो है भारत पदक तालिका में जो है कितने पायदान पे रहा था? तो ये आपका 71वें पायदान पे रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा 2026 का जो एशियन गेम्स होगा ये कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो ये आपका जापान देश में आयोजित किया जाएगा। अब देखिए पहले संस्करण के बारे में पूछ लिया तो दूसरा संस्करण के बारे में भी पूछा जाएगा। तो देखिए दूसरा जो एशियन गेम्स है ना इसका आयोजन जो है 1954 में जो है आपके फिलीपींस की राजधानी मनीला में जो ये आपका आयोजित किया गया था। और इन खेलों का जो उद्घाटन है ना ये आपका 1954 में राष्ट्रपति रोमन मैग्सेसे ने जो वो किया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न और आपका एग्जाम में बनता है कि अब तक भारत में जो है कितने बार एशियाई खेलों का आयोजन जो वो किया जा चुका है? तो देखिए अब तक भारत में जो है 2 बार एशियन गेम्स का आयोजन जो वो किया गया है। कब कब? तो देखिए पहला ही संस्करण जो आपका 1951 में हुआ था ये आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और दूसरी बार जो भारत में है ना ये आपका 1982 यानी 1982 में जो है ये आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किस पौधे के अधिकांश भाग जो है ये आपके खाद्य होते हैं? और दीवार पर चढ़ने वाला जो है ये आपका लता वाला पौधा भी जो इसे कहा जाता है। तो देखिए दीवार पर चढ़ने वाला लता वाला जो पौधा होता है ना ये आपका कद्दू होता है, यानी पंपकिन होता है। तो कद्दू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी वाज सेलिब्रेटेड इन द ईयर 2022 यानी वर्ष 2022 में जो है महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती जो वो मनाई गई थी? तो देखिए 2022 में महात्मा गांधी जी की जो है ये आपका 153वीं जयंती जो वो मनाया गया था। तो 153वां आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी की जो जयंती है ना ये आपका प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को जो है आपका मनाया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी का जो जन्म ये कब हुआ था? तो ये आपका 2 अक्टूबर 1869 को जो है ये आपका गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। और इनका जो पूरा
नाम था ना, ये आपका मोहनदास करमचंद गांधी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि एंटी पेपर लीक कानून के अनुसार पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने के बाद शख्स को जो है कितने साल की सजा और कितने रुपए तक का जुर्माना जो वो हो सकता है। तो देखिए 2024 में जो आपका एंटी पेपर लीक कानून जो आपका लाया गया था, इसमें मामले में दोषी पाए जाने वाले शख्स को जो है ये आपके 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना जो वो हो सकता है। तो आपसे जो यहाँ पर रुपए के बारे में पूछा गया था, तो 1 करोड़ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वही मैं आपको बता दूं कि इस कानून के द्वारा दूसरे अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देने के मामले में दोषी पाए जाने वाले अपराधी को जो है ये आपके 3 से 5 साल की जो है वो जेल होगा और साथ ही साथ 10 लाख का जुर्माना भी जो वो लगाया जाएगा। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना यानी PMRPY ये जो है कब शुरू किया गया था। तो देखिए प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना जो है ये आपका 9 अगस्त 2016 को जो है ये आपका शुरू किया गया था और इस योजना का जो मकसद था ना, ये आपके नियोक्ताओं को जो है रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहित करना था। और इस योजना के तहत भारत सरकार नियोक्ताओं के जो है EPF और EPS दोनों के लिए जो है 12% का जो वो भुगतान करती है। तो 9 अगस्त 2016 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री रोजगार योजना से जुड़ी कुछ और अन्य अगर बातों को जान ले जहां से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम को जो है ये आपका 2008 में मिलाकर जो है ये आपका PMGP योजना जो वो बनाया गया था। इसके अलावा शिक्षित बेरोजगारों को स्वनियोजन के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना की जो शुरुआत है ना, ये आपका 2 अक्टूबर 1993 को जो वो किया गया था और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम की जो शुरुआत है ना, ये आपका 1 अप्रैल 1995 को जो वो किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 के अनुसार प्रतिशत में सबसे अधिक गरीब दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो देखिए राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 का पूछा गया होगा या फिर 2021 का पूछा गया, दोनों ही में जो है आपका सबसे अधिक गरीब दर वाला जो आपका केंद्र शासित प्रदेश रहा था ना, ये आपका दादरा और नगर हवेली रहा था। तो दादरा और नगर हवेली आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर सबसे कम गरीब दर वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए, तो देखिए सबसे कम गरीब दर वाला जो केंद्र शासित प्रदेश रहा था ना, ये आपका पुडुचेरी रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है ना, यानी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है भारत में। तो ये आपका नीति आयोग के द्वारा जो वो आपका जारी किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये तो हो गया आपका केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। अगर आपके MPI 2023 में अगर आपका राज्य के बारे में पूछा जाए, तो देखिए सबसे अधिक गरीब दर वाला जो राज्य रहा था ना, ये आपका बिहार राज्य रहा था। उसके बाद दूसरे स्थान पे जो ये आपका झारखंड राज्य रहा था और तीसरे स्थान पे जो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य रहा था। और सबसे कम अगर पूछा जाए, तो देखिए कम के केस में जो है आपका सबसे पहले जो है आपका केरल राज्य आ जाता है। उसके बाद दूसरे स्थान पे जो है ये आपका गोवा का स्थान आ जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि द फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट टू परफॉर्म लाइव ऑन स्टेज एट टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क सिटी यानी न्यूयॉर्क शहर के टाइम्स स्क्वायर में मंच पर लाइव प्रदर्शन करने वाले पहले भारतीय कलाकार जो है ये कौन है। तो देखिए न्यूयॉर्क शहर के टाइम्स स्क्वायर में मंच पर लाइव प्रदर्शन करने वाले जो पहले भारतीय कलाकार है ना, ये आपके अनुष्का सेन है। तो अनुष्का सेन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर ये प्रश्न आपसे नहीं पूछा गया होगा, यानी अनुष्का सेन ऑप्शन में आपका नहीं दिया गया होगा, तो फिर मैं आपको बता दूं कि MS सुब्बुलक्ष्मी जो है एक आपकी प्रमुख कर्नाटक गायिका थी, जिन्होंने न्यूयॉर्क के कार्नेगी हॉल में भी जो ये आपका प्रस्तुति जो वो प्रदान की थी। यानी पहली जो कलाकार थी डांस करने वाली, ये आपका MS सुब्बुलक्ष्मी थी। तो अगर अनुष्का सेन ऑप्शन में नहीं दिया गया होगा, तो फिर आपका MS सुब्बुलक्ष्मी जो वो जरूर दिया गया होगा। तो इन दोनों में से जो भी आपका दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच न्यू स्पोर्ट्स वाज एडेड टू द 1990 एशियन गेम्स यानी 1990 के एशियाई खेल में जो है कौन से नए खेलों को जो वो जोड़ा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1990 का जो एशियन गेम्स हुआ था ना, ये आपका कहां पर आयोजित किया गया था। तो ये आपका बीजिंग चाइना में आयोजित किया गया था और इसमें आपके जो है 4 या फिर 5 से 6 नए खेलों को जो वो जोड़ा गया था। और वो नए खेल कौन कौन से थे, तो पहला आपका सॉफ्ट बॉल को जोड़ा गया था, सेकेंड आपका सेपक टाकरो को जोड़ा गया था, थर्ड आपका ऊसू को जोड़ा गया था, फोर्थ आपका कबड्डी और फिफ्थ आपका नौकायान। ये 5 नए खेल को जो है 1990 के एशियाई खेलों में जो वो जोड़ा
जोड़ा गया था। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में आपका दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए, जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है तो आप एशियन गेम्स से जो वो जरूर प्रश्न देख लीजिएगा। आज ही के शिफ्ट में आप देख सकते हैं कि 2 प्रश्न जो आपके एशियन गेम्स से जो वो पूछे गए हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि साल 1919 के भारत सरकार अधिनियम के समय भारत के वायसराय जो ये कौन थे। तो देखिए, 1919 में जो आपका भारत सरकार अधिनियम जो आपका आया था उस समय जो भारत के वायसराय थे ना, ये आपके चैम्सफोर्ड थे। तो चैम्सफोर्ड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, 1919 के भारत सरकार अधिनियम को ही जो है ये आपका मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जो वो जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए, 1919 के भारत सरकार अधिनियम से लगातार प्रश्न जो आपके पूछे जाते हैं। तो देखिए, ये जो अधिनियम था ना, ये ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधार के लिए जो वो लाया था। और इस अधिनियम का जो मकसद था ना, ये भारत में प्रशासनिक तंत्र में भारतीयों की भागीदारी को जो वो बढ़ाना था। और इस अधिनियम के जरिए भारत में स्वशासन स्थापित करने का लक्ष्य भी जो वो रखा गया था। और इसी अधिनियम के तहत प्रांतीय स्तर पर दोहरी शासन संरचना यानी द्विशासन की स्थापना भी जो वो किया गया था। और इस अधिनियम के तहत ही जो है परिषद में 8 से 12 सदस्य ही जो है वो रहते थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस अधिनियम को तैयार करने में मॉन्टेग्यू और चैम्सफोर्ड की जो वो अहम भूमिका रही थी। और ये जो आपके मॉन्टेग्यू थे ना, उस समय भारत के जो वो सचिव थे। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या रहा था। तो देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो अवधि रहा था ना, ये आपका 1961 से 1966 तक रहा था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना, ये आपका कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार करना था। और इस योजना का जो मकसद है ना, ये देश की अर्थव्यवस्था को जो वो मजबूत बनाना भी था। तो इन दोनों में से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्षित वृद्धि दर है ना, ये आपका 5.6% जो वो रखा गया था। लेकिन जो आपका वास्तविक विकास दर जो है ये आपका केवल 2.4% ही रहा था। और 2.4% रहने का जो आपका मतलब था ना, कि जो आपका भारत और चीन के मध्य जो युद्ध हुआ था, इसके कारण जो आपका वास्तविक जो विकास दर में जो है ये आपका भारी गिरावट जो वो देखने को मिला था। अब देखिए, पंचवर्षीय योजना से आपके प्रश्न बने हैं तो पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में भी जो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना का जो अवधि रहा था ना, ये आपका 1951 से 1956 तक रहा था। और देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना ने जो है भारत में आर्थिक विकास पर भी जो वो जोर दिया था। और इसे आपका भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है भारतीय संसद में भी जो वो प्रस्तुत किया था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य है ना, ये कृषि के क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना था, जिसमें बांधों और सिंचाई में जो है निवेश शामिल था। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता दूं तो देखिए, भाखड़ा नांगल बांध के लिए जो है भारी आवंटन जो किया गया था ना, ये आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही जो वो किया गया था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ये आपका किस मॉडल पर आधारित था। तो देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था ना, ये आपका हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 1956 के अंत तक जो है आपके 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT भी जो आपके स्थापित जो वो किए गए थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो लक्षित वृद्धि दर था ना, ये आपका 2.1% रखा गया था। लेकिन जो आपका वास्तविक जो विकास दर प्राप्त किया गया था ये आपका 3.6% जो वो प्राप्त किया गया था। यानी प्रथम जो पंचवर्षीय योजना रहा था ये आपका सफल रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात कर ले तो इसका जो अवधि रहा था ये आपका 1956 से 61 तक रहा था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है किस पर आपका बल दिया गया था, तो इसमें आपके तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर जो ये आपका बल जो वो दिया गया था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो है ये आपका जो है किस पर जो ये आपका मॉडल पर आधारित था, तो ये आपके PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है ये आपके त्वरित संरचनात्मक परिवर्तन पर भी जो आपका जोर जो वो दिया गया था। इसके अलावा दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो लक्षित वृद्धि दर है ये आपका 4.5% रहा था। जबकि जो आपका वास्तविक जो विकास दर जो तय किया गया था ना, जो आपका आया था वो आपका 4.27% रहा था। यानी अगर बोले तो अपेक्षा से जो है आपका थोड़ा जो वो कम जो वो प्राप्त किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि हरित क्रांति का जो संबंध है ना, ये किस क्षेत्र से है। तो देखिए हरित क्रांति की बात कर ले तो ये आपके खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से संबंधित है, यानी कृषि क्षेत्र से जो ये आपका संबंधित था। तो कृषि क्षेत्र आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि हरित क्रांति पर जो है कौन सा फसल पर जो है आपका सबसे ज्यादा जोर दिया गया था। तो देखिए इसका जो मुख्य प्रभाव है ना, ये आपके गेहूं पर जो वो सबसे ज्यादा पड़ा था। गेहूं और चावल के उत्पादन पर जो है आपके हरित क्रांति में सबसे ज्यादा जो आपका प्रभाव जो वो देखने को मिला था। जब आपका गेहूं और चावल दोनों ऑप्शन में दिया रहे तो फिर आपका जो वो गेहूं जो वो टिक करना होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हरित क्रांति के फलस्वरूप जो है गेहूं के उत्पादन में सबसे ज्यादा वृद्धि जो वो देखने को मिला था। इसके अलावा हरित क्रांति की जो शुरुआत है ये आपका 1960 के दशक में जो ये आपका किया गया था। यहाँ पर मैं दशक की बात कर रहा हूँ, ना कि वर्ष की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये ध्यान में रखिएगा। और भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है आपके MS स्वामीनाथन को जो वो जाना जाता है। और MS स्वामीनाथन का जो निधन है ये आपका 2023 में हुआ था। इसके अलावा हरित क्रांति को जो है ये आपका तीसरी क्रांति कृषि क्रांति के रूप में भी जो वो जाना जाता है। और हरित क्रांति के तहत जो है पारंपरिक बीजों की जगह जो है ये आपके उन्नत किस्म के बीजों का इस्तेमाल किया गया था, यानी HYB सीड्स जो होते हैं ना, उनका इस्तेमाल जो वो किया गया था। और हरित क्रांति के तहत जो है सिंचाई की व्यवस्था, कृत्रिम खादों और कीटनाशकों का भी इस्तेमाल जो वो किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि हरित क्रांति में विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो ये किसे जाना जाता है, तो ये आपके नॉर्मन बोरलॉग को जो वो जाना जाता है। भारत में अगर पूछा जाए तो MK स्वामीनाथन को जो वो जाना जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि खिन का जो विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए खिन का जो विलोम शब्द होता है ना, ये आपका प्रसन्न या फिर मुदित होता है। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य विलोम शब्द की बात कर ले जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि विपन्न शब्द का अगर विलोम शब्द पूछा जाए तो इसका जो विलोम शब्द है ये आपका संपन्न होता है। प्रसन्न शब्द का अगर विलोम शब्द पूछा जाए तो इसका जो विलोम शब्द है ये आपका दुखी, उदास, अप्रसन्न, विषादित, असंतुष्ट या फिर निराश होता है। दयालु शब्द का अगर विलोम शब्द पूछा जाए तो इसका जो आपका निर्दयी होता है। मौन शब्द का जो विलोम शब्द है ना ये आपका मुखर होता है। गर्म का अगर पूछा जाए तो ये आपका ठंडा जो ये आपका विपरीतार्थक शब्द होता है। अच्छा का अगर पूछा जाए तो ये आपका बुरा होता है। अपेक्षा का अगर पूछा जाए तो ये आपका नगद होता है। आय का आपका व्यय होता है। आज़ादी का आपका गुलाम होता है। नवीन का आपका प्राचीन होता है। तो ये सारे पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक आपका कृष्ण का भी जो विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए कृष्ण शब्द का जो विलोम शब्द होता है ना ये आपका श्वेत होता है, क्योंकि कृष्ण का जो मतलब होता है ना ये आपका काला होता है। और कृष्ण शब्द के अगर कुछ और अगर विलोम शब्द की बात कर ले तो देखिए धवल, शुक्ल या फिर अकृष्ण, इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा ये जो आपका कृष्ण शब्द का जो है ये आपका विलोम शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लूँ तो एक मैथ के क्वेश्चन जो है बच्चों के द्वारा मिल पाए थे, जो कि अस्पष्ट रूप से ही मिले थे। जैसे कि बच्चे ने बताया कि एक CI से आपका प्रश्न आया था कि एक आदमी के 2 बेटे थे, एक की एज 12 और दूसरी की जो एज थी ना ये आपका 11 वर्ष थी। जब दोनों की एज 22 हो जाएगी तब उनकी राशि जो ये आपका बराबर होगी 8% की CI की दर पर। जिसकी एज जो है 12 है उसको उसके पापा ने जो है कितने रुपए दिए थे। अगर उसके पापा के पास 2,67,000 रुपए थे तो इस प्रकार से आपका CI का क्वेश्चन जो वो देखने को मिला। अब कुछ क्वेश्चन जो मुझे अस्पष्ट रूप से मिले थे जो कि आप कमेंट करके बताइएगा कि एक आपका जो बजट से जो है स्टेटमेंट बेस्ड जो है आपका प्रश्न पूछा गया था। 3 स्टेटमेंट जो आपके बजट से जो वो दिए गए थे 2024 के स्टेटमेंट बेस्ड जो है प्रश्न पूछा गया था। तो ये वाला क्वेश्चन जो आप कमेंट करके जो वो जरूर बता दीजिएगा। इसके अलावा एक आपका अटपटा सा त्योहार का नाम भी जो वो पूछा गया था और अटपटा सा नृत्य का भी नाम जो वो पूछा गया था। तो क्या था, जो भी एग्जाम देकर आप कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि मैं ऑल शिफ्ट के जब वीडियो प्रोवाइड करूँ ना तो इन सारे क्वेश्चन को जो इंक्लूड कर लूँ। इसके अलावा हिंदी में या फिर आपका जो है GK GS में या फिर मैथ्स में आपको कोई भी प्रश्न याद है या फिर आपको रीजनिंग में कोई भी प्रश्न याद है तो आप कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं ऑल शिफ्ट में जो है सारे क्वेश्चन को जो वो इंक्लूड कर लूँ, ठीक है। तो देखिए जिनका भी एग्जाम हो जाता है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं कि सर प्रश्न कहाँ पर भेजना है। तो देखिए एग्जाम एनालिसिस के बाद आपको एग्जाम का जो आप जो रिव्यू है ना ये कहाँ पर दे सकते हैं। तो मेरा टेलीग्राम पे आपको जो है लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप वहाँ पर जाकर जो है अपने क्वेश्चन जो वो जरूर भेजिए ताकि बच्चों का जो वो हेल्प हो सके। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।